वेलकम टू द सेशन गाइस। माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वन शॉट डिस्कशन करने वाले हैं इस पर्टिकुलर यूनिट का। और मैंने इस यूनिट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जैसा मैं हमेशा करता हूं। पहला पार्ट है जिसमें हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, जो इस वाले वीडियो में रहेगा। और सेकंड पार्ट है जिसमें हम मटेरियल टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो अगर तुम मटेरियल टेस्टिंग के बारे में देखने के लिए आए हो तो प्लीज इसके पार्ट 2 में चले जाना, जो इसके थोड़े समय बाद अपलोड हो जाएगा। ठीक है ना। फिलहाल मैं बात कर लेता हूं तुम्हारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में, बिकॉज इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाले सेक्शन से 7 पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। कितने टोटल? 7 पीवाईक्यूज। ठीक है। सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है? हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। मिरर इंडाइसिस का न्यूमेरिकल आता है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। इम्परफेक्शंस को हम डिफेक्ट्स भी बुलाते हैं। क्रिस्टल डिफेक्ट्स को लेकर काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है। फिर डिफ्यूजन मैकेनिज्म और मटेरियल प्रॉपर्टीज, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। ऑब्वियसली आपको ये चीजें भी दिख जाएंगी। ठीक है। सो हमें कुल मिला के इन सारी चीजों के बारे में जो है इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ के जाना है। ठीक है ना। टोटल 1 2 3 पीवाईक्यू ये रहे, चौथा पांचवा, ये पांचों पीवाईक्यू मैं आपको इस वीडियो में करके दिखा दूंगा। ओके। सबसे पहले लेकिन स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल्स के बारे में जान के, बिकॉज क्रिस्टल के बारे में पता रहेगा तभी आपसे पीवाईक्यू बनेंगे। ओके। तो अभी तक थोड़ा बेसिक तो आपने पढ़ लिया होगा। इनकेस नहीं भी पढ़ा तो मैं बता देता हूं कि क्रिस्टल्स, ये एक क्रिस्टल है, ये दूसरा क्रिस्टल है, ये तीसरा क्रिस्टल है, ये चौथा क्रिस्टल है। अगर मैं क्रिस्टल्स को एक सिस्टमैटिक पैटर्न में रखता हूं, जब मैं क्रिस्टल्स को ऐसे सिस्टमैटिक में पैटर्न में रखता हूं तो वो क्या कहलाता है? एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है। अब वो सिस्टमैटिक पैटर्न क्रिस्टल का कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। अगर मैं इनको आपस में ज्वाइन कर दूं तो ये भी एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखते हैं हमेशा। हम ऐसा 3D वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। हम देखते हैं कि अपने क्रिस्टल्स को, 4 क्रिस्टल्स मैंने ऊपर यहाँ पर रखे, 4 क्रिस्टल्स मैंने ऊपर नीचे यहाँ पर रखे, फिर उनको ज्वाइन करके एक मैंने बड़ा 3D सा कॉम्प्लिकेटेड क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना दिया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो आपसे एग्जाम में व्हाट इज अ सिंगल क्रिस्टल या व्हाट इज अ यूनिट सेल ऐसा पूछ सकता है। तो अगर व्हाट इज अ यूनिट सेल पूछ रहा है तो इट इज अ सिंगल क्रिस्टल, है ना। स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्रिस्टल इज कॉल्ड एज अ यूनिट सेल। इट इज अ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हो, स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो। बार बार छोटे छोटे क्रिस्टल्स को हम रिपीट करते हैं, उनका रिपीटेशन क्या बनाता है? एक एंटायर बड़े से क्रिस्टल को बनाता है। जैसे ये एक बहुत बड़ा सा क्रिस्टल है, तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स रिपीटेडली हम एक सर्टेन पैटर्न में रख रहे हैं, जिससे एक बड़ा सा क्रिस्टल बन जा रहा है। ओके। तो इसकी डेफिनेशन क्लियर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बेसिक अंग्रेजी की क्लियर है। इट इज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ फिक्स्ड रिपीटेड पैटर्न। ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट है ये वाला डेफिनेशन, बिकॉज ये 2 से 3 बार पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस कोई रियल चीज नहीं होती है। क्रिस्टल लैटिस एक इमेजिनरी चीज होती है गाइस। इमेजिनरी क्यों? जैसे हम अलग अलग क्रिस्टल्स को ऐसे बना रहे हैं ना, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल्स हो गया। जब मैं क्रिस्टल्स को ऐसे इमेजिनरी लाइन से जोड़ देता हूं तो ये इमेजिनरी लाइन ही क्या कहलाती हैं? क्रिस्टल लैटिस कहलाती हैं। जैसे हवा में ये सारे क्रिस्टल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है। ये लाइंस क्रिस्टल्स को कभी जोड़ती नहीं है। ये जो आपको लाइन दिखाई जा रही है ना बना के, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। और इन्हीं इन्हीं इमेजिनरी लाइंस को हम क्या बुलाते हैं? क्रिस्टल लैटिस। इसका अंग्रेजी सामने, इट इज अ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी लाइंस कनेक्टिंग ईच एंड एवरी क्रिस्टल इन द स्पेस। ठीक है। चलिए, तो क्रिस्टल लैटिस के बारे में हमें जानकारी मिल गई है। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज बात करते हैं। हाँ, ये दोनों सवाल भी थोड़ा सा एग्जाम में पूछेंगे तो देख लीजिएगा कि लैटिस कांस्टेंट क्या होता है। लेटेस्ट कांस्टेंट बेसिकली ये चीज होती है, जैसे ये एक क्रिस्टल है, ये दूसरा क्रिस्टल है ना, तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ, इसको भी लेटेस्ट कांस्टेंट बोलेंगे। एक क्रिस्टल ये है, दूसरा क्रिस्टल ये है, तो यहां से यहां तक की लेंथ, इसको भी लेटेस्ट कांस्टेंट बोलेंगे। मतलब दो क्रिस्टल्स के बीच की जो डिस्टेंस होता है उसको हम बुलाते हैं लेटेस्ट कांस्टेंट या लेटेस्ट पैरामीटर, है ना। तो जैसे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मैं देख रहा हूं, तो ये वाले डिस्टेंसेस को हम ए बुला लेंगे, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो रहेगा वही यहां से यहां तक का डिस्टेंस रहेगा। वैसे ही जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा वही यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा। तो ऐसे लिस्ट क्रिस्टल लेटिस पैरामीटर आप बना के दिखा सकते हो। लेटिस एंगल तो सामने है आपके, एक्स वाई और जेड 3D में 3 एक्सेस होते हैं। एक्स और वाई को कनेक्ट करने वाला अल्फा, एक्स और जेड को कनेक्ट करने वाला गामा, और वाई और जेड को कनेक्ट करने वाला बीटा। तो अल्फा बीटा गामा 3 आपके एंगल्स होते हैं। यही एंगल्स क्या कहलाते हैं? आपके लैटिस एंगल्स कहलाते हैं। अब आप डिफाइन कैसे करोगे? ये किन के बीच के एंगल होते हैं? अब तुम एक्स वाई और जेड एक्सेस के बीच का एंगल नहीं लिखोगे। ठीक है ना। तुम बोलोगे एंगल बिटवीन द एडजेस, क्योंकि एक्स वाई और जेड में बेसिकली क्या होता है ना, क्रिस्टल के एड्ज होते हैं। अब अगर मैं सॉलिड क्रिस्टल की बात करूं तो सॉलिड क्रिस्टल में अलग अलग चीजें होती है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे क्या? ये जो क्रिस्टल का साइड कहलाता है ना, ये हो गया यहां से यहां तक का, ये स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हो गई। ये जितनी भी तुम्हें लाइंस दिख रही है ना क्रिस्टल में, इनको हम क्या बुलाते हैं? एडजेस बुलाते हैं।
ठीक है ना, ये आगे तुम्हें काम आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, तो दिखा दे रहा हूँ। फिर ये जो एरिया तुम्हें दिख रहा है ना क्रिस्टल का, ये वाला एरिया हो गया पूरा, या फिर ये टॉप सरफेस का एरिया हो गया, ठीक है। तो ये वाले सरफेसेस क्या कहलाते हैं, क्रिस्टल के फेसेस कहलाते हैं, ठीक है। और जहां जहां क्रिस्टल बैठे होते हैं ना, जहां जहां क्रिस्टल आपके बैठे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कॉर्नर्स कहलाते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि क्रिस्टल में कॉर्नर्स होते हैं, क्रिस्टल में ये लाइंस होती हैं जिनको हम एडजेस बोलते हैं, और क्रिस्टल का अपना फेस होता है ना, जैसे ये एकदम बॉटम वाला फेस हो गया, इसको भी हम क्या बुलाएंगे, फेस बुलाएंगे। ये लाइंस को एडजेस बुलाएंगे, ये सिंगल क्रिस्टल जहां कोने में रखे हुए इनको कॉर्नर्स बुलाएंगे। सिंपल बेसिक चीजें, जब भी क्वेश्चन में कुछ भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख मिले, बस लिख दिया करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, हर बार तुम्हें फॉर्मूला, सॉरी, इसके फिगर्स बना के आने हैं। तो जब क्रिस्टल के फॉर्मेशन शुरू हो रहे थे, तो बेसिकली उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया था ना, उन्होंने स्टार्टिंग में सिर्फ एक क्यूबॉइड, क्यूब शेप का क्रिस्टल बनाया था, ठीक है ना। और क्यूब शेप का क्रिस्टल तो हम जानते हैं यार, बड़े आसान तरीके से बन जाता है ना, ये लो ये बन गया तुम्हारा क्यूब शेप का, उतना भी आसान नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यूब शेप का तुम्हारा जो है वो क्रिस्टल बन जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर कॉर्नर्स में तुम्हारे एटम्स है ना, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, क्यूब शेप का क्रिस्टल बुलाते हैं, ठीक है। से इमेजिनरी लाइन हम यहाँ बना देंगे, तो एक क्रिस्टल ये भी दिख जाएगा। तो सिर्फ चार ऊपर वाले कॉर्नर्स में, चार नीचे वाले कॉर्नर्स में, ये क्या कहलाता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर कहलाता है। अब इस क्यूबिक स्ट्रक्चर के साथ में अगर मैं सेंटर पे एक क्रिस्टल और डाल दूं, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब एक बड़े क्यूबिक स्ट्रक्चर के बॉडी के सेंटर पे मैंने एक डाल दिया, तो इट बिकम्स अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, है ना। वैसे ही बॉडी के सेंटर पे ना डाल के जो क्रिस्टल के फेसेस हैं, है ना, फेसेस क्या होता है क्रिस्टल के, होता है तुमको पता है। जैसे तुमको पता है कि यार ये एक फेस हो गया क्रिस्टल का, तो मैंने यहां पर एक डाल दिया। फिर तुमको पता है कि ये एक फेस होता है क्रिस्टल का, तो मैंने यहां पर डाल दिया। तो ऐसे टोटल कितने फेसेस होते हैं, ऐसे टोटल 6 फेसेस होते हैं क्रिस्टल में। तो उन सारे फेसेस में अगर मैं एक एक डाल दूंगा सेंटर पे, तो फेस के सेंटर में डाल दिया, तो हम उसको एफसीसी बुलाएंगे। फिर एक होता है तुम्हारा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल को देख के डरना मत, इसको बनाना बड़ा आसान होता है। तो हेक्सागन क्या होता है, हेक्सागन एक 6 साइडेड फिगर होता है। तो 6 साइडेड फिगर बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, ये देखो ऐसे बनता है तुम्हारा 6 साइडेड फिगर। तो तुम ऐसा हेक्सागोन बना लोगे, ठीक है। जैसे ही एक हेक्सागोन ऊपर बनता है, उसी से मिलता जुलता एक नीचे हेक्सागन बना लो, ठीक है ना। और फिर उनको ज्वाइन कर दो, और जहां जहां हेक्सागन के कॉर्नर्स होते हैं, वहां वहां पे तुम रख दो। हेक्सागन में 6 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है ना, नीचे भी 6, ऊपर भी 6, है ना, ठीक है। और फिर इसको बनाने के बाद में तुम सिंपली इन कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दो, पीछे वाले को पीछे से ज्वाइन कर दो, ठीक है, सामने वाले को सामने से ज्वाइन कर दो। तो ऐसे क्या बनता है, तुम्हारा हेक्सागोन रेडी हो जाता है। एकदम परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, थोड़ा अंदाजे से बनाओगे तो भी चलता है, ठीक है ना। हेक्सागन के सेंटर में हमेशा एक रहता है, ऊपर नीचे, क्योंकि दो फेस है, ऊपर एक सेंटर नीचे एक सेंटर। और जो हेक्सागन के बीच वाला एरिया ना, बीच वाले एरिया में कितना होते हैं, 3 होते हैं ऐसे क्रिस्टल, है ना। तो ऐसे हेक्सागन थोड़ा ठीक तरीके से बना के ऊपर एक एक यहाँ पे और 3 सेंटर पे बना देना, तो ये बन जाता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक, HCP, ठीक है। तो मैंने थोड़ा बना के दिखा दिया तुमको, एक दो बार प्रैक्टिस करना, फिगर्स थोड़े सही से बना के आना इनको डिफाइन करते समय। अच्छा, इनकी अंग्रेजी क्या लिखनी है अगर टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स आ गया एग्जाम में, तो ये सिंपल अंग्रेजी है। बॉडी सेंटर्ड क्यूब क्या होता है कि इन दिस वन एटम इज लोकेटेड एट ईच कॉर्नर एंड वन एट द सेंटर। हर एक एटम एक कॉर्नर में होगा, और एक कॉर्नर, एक एटम सेंटर पे भी होगा। जब भी आप बीसीसी को डिफाइन करोगे, इतना लिख के नहीं छोड़ना है, ये लिखना है, डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। अभी डायग्राम ये वाला मत बनाना तुम, ये तो टफ डायग्राम है, ये इमेजिन करने के लिए तुमको, है ना। कि देखो कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं, 4 छोटे छोटे एटम्स ऊपर दिख रहे हैं, 4 छोटे छोटे नीचे एटम्स दिख रहे हैं, और एक बड़ा सा एटम बीच में दिख रहा है ना। सो ये नहीं बनाना, ये वाला डायग्राम बनाना, ठीक है। और हर एक टाइप के क्रिस्टल का ना एवरेज नंबर ऑफ एटम निकलता है। तो एवरेज नंबर ऑफ एटम्स हर क्रिस्टल का तुम्हें लिख के आना है। अभी निकालते कैसे हैं देख लो। ये फॉर्मूला है एवरेज नंबर ऑफ एटम्स निकालने का, ठीक है। AC का मतलब कॉर्नर पे कितने एटम्स है तुम्हारे, ठीक है। AF का मतलब फेस पे कितने एटम है तुम्हारे, और AI का मतलब सेंटर पे कितने एटम है तुम्हारे, ठीक है ना। अब जैसे मैं अगर इसका निकालना चाहूं, तो इसके कॉर्नर पे कितने एटम होते हैं, देखो 1 2 3 4 नीचे, और 1 2 3 4 ऊपर, मतलब 4 और 4 8 होते हैं इसके कॉर्नर में। तो मैं लिखूंगा 8/8 प्लस इसका फेस। अब ये देखो ये फेस है। अब इस फेस में कोई एटम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये ऊपर एक फेस होता है। तो फेसेस पे आपको कोई एटम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, फेसेस पे आपको एक भी एटम नहीं दिख रहा है, तो फेसेस पे कोई एटम नहीं है, ठीक है। सेंटर पे, हाँ, बॉडी के एकदम सेंटर पे एक एटम है, तो 1/1, ठीक है। वैल्यूज लिख दो, सिंपल है, 8/8 की वैल्यू 1 हो गई, 0/2 की वैल्यू हो गई 0, 1/1 की वैल्यू हो गई कितनी, 1, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2।
तो एवरेज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना हो गया, इसके लिए 2 हो गया। तो जब भी तुमसे बॉडी सेंटर्ड क्यूब एक बीसीसी पूछा जाए या एफसीसी पूछा जाए या एचसीपी पूछा जाए, उनकी डेफिनेशन लिखनी है, उनका फिगर बनाना है, और उनके एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल भी लिख के आना है तुम्हें हमेशा। ठीक है, चलिए ये चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूब। ठीक है ना। अभी देखो, फेस सेंटर्ड क्यूब और बॉडी सेंटर्ड क्यूब में क्या फर्क होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूब में सिर्फ बॉडी के सेंटर पे होता है, फेस सेंटर्ड क्यूब में हर फेस के सेंटर पे होता है। जैसे अगर तुम यहाँ अगर देख पा रहे हो तो तुम्हें देख के समझ में आ गया होगा, जो समझ गए हो आगे बढ़ सकते हैं। कि देखो, कॉर्नर वाले 4 एटम्स तो पहले से थे, 1 2 3 4, ठीक है ना। और नीचे भी कॉर्नर वाले 4 एटम्स में तुम्हें दिखा देता हूँ। तो ये तो वैसे ही थे, लेकिन ये एक फेस था, ठीक है, वहां पर एक आ गया, नीचे एक फेस था, वहां पर एक आ गया, साइड में एक फेस था, यहां पर एक आ गया, सामने की तरफ एक फेस है उसमें भी एक आ जाएगा, और पीछे की तरफ एक फेस है उसमें भी एक आ जाएगा। तो ऐसे हर टोटल 6 फेसेस होते हैं, हर एक फेस पे एक एक एटम आ जाता है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ओके, थोड़ा सा आई होप इमेजिनेशन तुम्हें हो गया होगा। आंसर जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था कि तुम लिख दोगे कि यार 8 एटम्स तुम्हारे कॉर्नर में जो थे वो तो थे, लेकिन 6 एटम्स फेस में भी होते हैं इसके। अब एवरेज नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे। कॉर्नर पे कितने हैं इसके, कॉर्नर पे टोटल 8 एटम्स हैं, 8 बाय 8 हो गया, प्लस टोटल 6 फेसेस हैं, तो 6 एटम्स 6 फेसेस पे है, तो 6 बाय 2 प्लस बॉडी के सेंटर पे कोई भी एटम नहीं है, बॉडी के सेंटर पे कोई भी एटम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 8 बाय 8 की वैल्यू 1, प्लस 6 बाय 2 की वैल्यू 3, प्लस 0 बाय 2 की वैल्यू 0। तो ये क्या हो गया, 4। तो टोटल एवरेज नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं इसमें, 4 होते हैं। हमेशा लिख के आना है गाइस, ये चीज को मिस आउट नहीं करना है। ओके, बीसीसी देख लिया, एफसीसी देख लिया, अब एचसीपी करते हैं। एचसीपी का डायग्राम मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बता के दिखा दिया था। हेक्सागन होता है, तो 6 एटम्स टॉप में होते हैं हेक्सागन के, और 6 एटम्स बॉटम में होते हैं, यही अंग्रेजी लिखती है, 6 एटम्स टॉप में, 6 एटम्स बॉटम में। फिर एक एटम ऊपर वाले के फेस में होता है, और एक एटम नीचे वाले के फेस में होता है, और 3 एटम सेंटर में खेल रहे होते हैं। खत्म बात। ओके, यहां पर वही करोगे। कॉर्नर में कितने हैं, कॉर्नर देखो, ऊपर 6 एटम ऊपर के कॉर्नर में, 6 एटम नीचे के कॉर्नर में, मतलब टोटल 12 हैं। ध्यान रखिएगा, इस बार डिवाइड 8 से नहीं होता, 6 से होता है इसमें, तो गलती नहीं करना। फेस पे कितने हैं, देखो ऊपर एक फेस होता है तुम्हारे पास, नीचे एक फेस होता है, तो ऊपर वाले फेस पे एक है, नीचे वाले फेस पे एक है, तो एक और एक कितने हो गए, 2/2, प्लस सेंटर पे कितने हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 3 है सेंटर पे, तो 3/1 इज इक्वल टू 12/6 इज 2, प्लस 2/2 इज 1, प्लस 3/1 इज 3, 3 2 5 और एक 6। तो टोटल 6 आपका वैल्यू होता है। एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 6। सबसे बढ़िया वाला यही होता है, ठीक है। एफसीसी भी अच्छा होता है, बट एफसीसी से थोड़ा और ज्यादा स्ट्रांगली पैक्ड कौन सा होता है, एचसीपी होता है आपका, ठीक है ना। तो इनकी जब डेफिनेशंस लिखने को आएंगी तो आपको ये चीजें लिखनी पड़ेंगी। ओके, अभी आप ये जो कुछ देख रहे हैं यहाँ पे, अब जैसे पीवाई क्यू आ गया यहाँ पे, अभी पीवाई क्यू में तुमसे क्या पूछा था कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म स्पेस लैटिस, तो मैंने सिखाया था इमेजिनरी लाइंस होती, तुम उसको लिख दोगे। फिर स्टेट द कंडीशन फॉर द मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट, हमने 3 पढ़े हैं, है ना। हमने पढ़ा है बीसीसी का अरेंजमेंट, हमने पढ़ा है एफसीसी का अरेंजमेंट, और हमने पढ़ा है एचसीपी का अरेंजमेंट। तो सबसे स्टेबल अरेंजमेंट कौन से होते हैं, ये दोनों सबसे स्टेबल होते हैं, उसमें भी ये वाला सबसे बेस्ट स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो तुम लिख दोगे कि सबसे स्टेबल अरेंजमेंट कौन से होते हैं, एफसीसी और एचसीपी होते हैं। क्यों होते हैं भैया, बता दो, क्योंकि उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है वो मिनिमम होती है। देखिए, अगर आपके पास बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी तो आप बहुत गुस्सा करोगे तो आप बहुत अनस्टेबल हो जाओगे। आपके पास कम एनर्जी रहेगी, आप कम गुस्सा करोगे, आप कम अनस्टेबल होगे, आप ज्यादा स्टेबल रहोगे। तो रीजन भी हमें लिखना है कि भैया पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से ऐसे पास पास रहते हैं, ऐसे धूम नहीं मचा रहे होते हैं, पास पास करीब करीब एटम्स रहते हैं, एनर्जी कम रहती है, इस वजह से ये क्या हो जाते हैं, कम एनर्जी के साथ में स्टेबल एटॉमिक अरेंजमेंट बना देते हैं। तो वही चीज पूछ रहा था, वही बता दिया हमने, ठीक है ना। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रावाइस लैटाइस। अब देखो, ये ब्रावाइस लैटाइस को लेके लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, बता देता हूँ। ब्रावाइस लैटाइस का तुम्हें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कभी नहीं देना है दोस्त। और एक चीज ध्यान रखो, जब भी किसी की बात कर रहे हो तो फिर फिगर बनाना। जैसे यहां पर तुम स्टेट द कंडीशन फॉर मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट बता रहे हो ना, तो एफसीसी और एचसीबी मोस्ट स्टेबल होते तो उनके फिगर बनने ही चाहिए यहाँ पे। एग्जाम में हर जगह फिगर बनाना है, कहीं कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। ब्राविस लेटाइस की बात कर रहा है, तो ब्राविस लेटाइस होता क्या है, देखो, हमने ज्योमेट्री पढ़नी शुरू की, और जब हमने ज्योमेट्री पढ़नी शुरू की तो हमने एक चीज रियलाइज की कि जब हम इस तरीके से क्यूबॉइड बनाते हैं तो वो एक अच्छा स्ट्रक्चर बन जाता है। और इस क्यूबॉइड की हेल्प से हम और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। मतलब मैं एक ऐसा लंबा वाला क्यूबॉइड भी बना सकता हूँ, करेक्ट है ना। ओके, मैं चाहूं तो आड़ा टेढ़ा छोटा मोटा जैसा चाहूं मैं अपना उस टाइप का क्यूबॉइड जो है वो बना सकता हूँ।
तो ब्राविस भाई साहब ने क्या किया, ब्राविस भाई साहब ने 7 अलग अलग शेप के क्रिस्टल्स बना दिए और बोले कि इन 7 क्रिस्टल्स की हेल्प से आप दुनिया की हर चीज, हर अरेंजमेंट को बना सकते हैं। ब्राविस भाई साहब ने क्या किया, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं एक क्यूबॉइड का, वैसे उन्होंने 7 अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए और उन अलग अलग स्ट्रक्चर्स को लेकर उन्होंने कहा कि आप इसकी मदद से दुनिया के सारे स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। लिखा भी वही है कि इट डिफाइन 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स दैट डिस्क्राइब ऑल पॉसिबल सिमेट्रिक पॉइंट अरेंजमेंट्स। ठीक है ना, सर्विंग एज ज्योमेट्रिक फ्रेमवर्क फॉर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, हर टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर का ये बेसिक ज्योमेट्रिक फ्रेम बनाता है। इतना ही लिख देना है आपको, ठीक है। हालांकि कौन से 7 स्ट्रक्चर बनाए थे ब्राविस भाई साहब ने, उसकी फोटो यहां पर है, तो तुम अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हो कि ये सबसे पहला स्ट्रक्चर ब्राविस भाई साहब का क्यूबिक था, दूसरा स्ट्रक्चर ब्राविस भाई साहब का टेट्रागोनल था, तीसरा स्ट्रक्चर ब्राविस भाई साहब का ऑर्थोरोम्बिक था। बट उनको याद नहीं रखना है तुम्हें, ब्राविस भाई साहब की लेटाइस थी 7 अलग अलग स्ट्रक्चर्स की, जिससे वो हर स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। उसकी अंग्रेजी यहां लिखी हुई है। PYQ आया, सॉल्यूशन देखा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर मिरर इंडाइसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत PYQ पूछे गए हैं। पहले समझ लो मिरर इंडाइसेस होते क्या है। ठीक है, अभी तुम्हें क्यूब तो समझ में आ चुका कि ये ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4 मिलके ज्वाइन होके क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। अब उस स्ट्रक्चर में मैं अगर एक इस रीजन को कंसिडर कर लूं, तो ये एक मिरर इंडाइस कहलाता है। ठीक है, इसको डिनोट करने के लिए मेरे को 3 कोऑर्डिनेट्स लगते हैं। ठीक है, तो वैसे 3 नंबर्स बोलोगे आप, तो मिरर इंडाइस की डेफिनेशन क्या लिखोगे, इट इज अ सेट ऑफ 3 नंबर्स यू यूज टू स्पेसिफाई अ लैटिस प्लेन। ठीक है, सेट ऑफ 3 नंबर्स एक प्लेन को बताता है। ठीक है, जैसे ये एक प्लेन है ना, प्लेन के बारे में तुमने पढ़ा है पहले से, ये अपने आप में एक प्लेन होता है, ये अपने आप में एक प्लेन होता है, करेक्ट है ना, फिर ये अपने आप में एक प्लेन होता है। तो लैटिस मिरर एंडाइसिस प्लेन्स होते हैं बेसिकली। जैसे ये देखिए, ये ऊपर वाला प्लेन हो गया जो हमने ऐसे देखा हुआ था, है ना, सामने वाला ये अपना एक प्लेन हो गया जो हम यहाँ देख रहे हैं, साइड वाला ये अपना एक प्लेन हो गया। तो मिरर एंडाइसिस प्लेन्स होते हैं, और प्लेन्स को हम क्या करते हैं, 3 नंबर्स की मदद से बताते हैं। ठीक है, सो इट इज अ सेट ऑफ 3 नंबर्स यूज टू स्पेसिफाई अ प्लेन। ठीक है, इस प्लेन को बताना है तो इस प्लेन के अपने मिरर इंडाइसेस होंगे, इस प्लेन को बताना है तो इस प्लेन के अपने मिरर इंडाइसेस होंगे। तो 3 नंबर का कलेक्शन जो इस प्लेन को बता पाए वो मिरर इंडाइस हो जाएगा। 3 नंबर का कलेक्शन जो इस प्लेन को बता पाए वो इसके मिरर इंडाइसेस हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ गए। तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स यूज टू रिप्रेजेंट अ प्लेन, आप ऐसे बोल सकते हो, दैट इज मिरर इंडाइस। अब मिरर एंड डाइस पे जो न्यूमेरिकल आता है ना, वो तुम्हें सिखा देता हूँ। ओके, अब उसको सिखाने से पहले ना मुझे तुम्हें थोड़ा सा बेसिक सिखाना पड़ेगा। तो मैं ना ये वाला स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, लुक्स कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज मच मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना। तो मान लो मुझे बोला गया कि आपका सर ये एक प्लेन बना के दे दिया है मैंने 3D में, है ना, ये ट्राइंगुलर शेप का एक प्लेन आपको दिख रहा है 3D में, इसके मिरर इंडाइसेस निकाल के दिखाइए सर आप। ठीक है, चलिए बता देते हैं। तो मैं उनसे पूछूंगा कि यार इसके मिरर इंडाइसेस अगर मुझे निकालने हैं तो मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए। किसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मुझे आपके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मुझे एक्स के कोऑर्डिनेट चाहिए, मुझे वाई के कोऑर्डिनेट चाहिए, मुझे जेड के भी कोऑर्डिनेट चाहिए। उसने बोला बता देंगे सर। तो एक्स जहां पर कट हो रहा है, लेट से उसने बोला कि ये 1 यूनिट दूर कट हो रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया वाई। अब एक्स एक्सिस में वाई और जेड क्या होते हैं, 0 होते हैं, लिख दिया आपने। वाई में भी उसने बोला कि भैया 1 यूनिट पे कट हो रहा है मान लीजिए सर। ठीक है, तो वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू तो 0 रहेगी, ये डिस्टेंस अगर 1 यूनिट का है तो हम इसको 1 बोल देंगे, और वाई एक्सिस पे ऑब्वियसली जेड की वैल्यू क्या होगी, 0। वैसे ही मैंने बोला कि ये 1 यूनिट ऊपर तक जा रहा है सर, तो अगर ये 1 यूनिट ऊपर तक जा रहा है जेड एक्सिस में, एक्स और वाई में तो कुछ नहीं है, जेड एक्सिस में 1 यूनिट ऊपर गया है ना, तो सबसे पहले मुझे क्या करने पड़ते हैं, अपना जो फिगर है उस फिगर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है कि नहीं, मुझे वो चेक करना पड़ता है ना। मैक्सिमम केसेस में वो फिगर बना के, मैक्सिमम के हर केस में वो ऐसे फिगर बनाएगा और फिगर बना के तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दे देगा। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट्स की देने की, इस कोऑर्डिनेट की हेल्प से तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, तुमको मिलर इंडाइसेस निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से तुमको क्या निकालना पड़ेगा, मिलर इंडाइसेस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, चलो बताता हूं। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, तुम लिखोगे यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, तुम लिखोगे यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट, तुम लिखोगे यहाँ पे जेड इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या है, तो ये भाई साहब एक्स को कहाँ काट रहे हैं, 1 0 0 पे काट रहे हैं, हमको खाली एक्स वाला लेना है, हम लिख देंगे इसको। वाई इंटरसेप्ट, ये भाई साहब वाई को कहाँ काट रहे हैं, 1 पे काट रहे हैं, हम लिख देंगे। ये भाई साहब जेड को कहाँ काट रहे हैं, 1 पे काट रहे हैं। तो ये जो अंदर वाले फिगर दिख रहे हैं ना आपके शेडेड वाले, ये शेडेड वाले भाई साहब एक्स को कहाँ काट रहे हैं, वाई को कहाँ काट रहे हैं, जेड को काट रहे हैं, कहाँ काट रहे हैं देखना पड़ता है। तो ये एक्स को 1 पे काट रहे हैं, वाई को भी 1 पे काट रहे हैं, जेड को भी 1 पे काट रहे हैं। ठीक है, ये आपकी स्टेप नंबर 1 हो गई। आप ऐसे लिखोगे एग्जाम में भी, घुमा घुमा के ऐसे, बढ़िया।
फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करना होता है, आपको रेसिप्रोकल लेना होता है, ठीक है ना। तो आप इनका रेसिप्रोकल लोगे, रेसिप्रोकल लोगे तो वन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वन बाय वन। रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा, वन बाय वन। इसका भी रेसिप्रोकल करोगे तो वन बाय वन, मतलब इसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करने के बाद भी ये क्या बचा, वन बचा, वन बचा, वन बचा। तो अभी क्या क्या मिले आपको, तीन नंबर्स मिले। कौन कौन से नंबर्स, वन, वन और वन। मतलब आप बोलोगे कि इसके जो मिलर इंडाइसेस हैं, है ना, इसके जो मिलर इंडाइसेस हैं उनकी वैल्यू क्या है, वन वन वन, और आप उसको ऐसे लिख दोगे ब्रैकेट में, ठीक है। आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि जब आप मिरर इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हो तो आप ऐसे कॉमा नहीं लगाओगे, क्योंकि कॉमा लगाने से वो पॉइंट बन जाता है ना। जैसे 0,0,1 ये क्या है, एक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट, वो पॉइंट जहां पर ये z को कट कर रहा है। तो तुम मिरर इंडाइसेस में कभी भी कॉमा नहीं लगाओगे, ठीक है। मिरर इंडाइसेस इज अ कलेक्शन ऑफ थ्री नंबर्स, है ना, हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, इट इज अ कलेक्शन ऑफ थ्री नंबर्स। तो ये प्लेन के मिरर इंडाइसेस क्या है, ये ट्राइंगुलर वाले प्लेन के वन वन वन। स्टेप समझ में आ गई, हाँ जी समझ में आ गया। तो ऐसे ही सर दूसरे वाले की भी दिखा दीजिए, दिखा देते हैं चलो। मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया, अब ये क्वेश्चन अधूरा है। जब क्वेश्चन वो देगा एग्जाम में तो वो पॉइंट देगा। जैसे वो y को कट कर रहा है, x को कट कर रहा है। अब वो x को कहाँ कट कर रहा है, मान लो x को वो 2 पे कट कर रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस की वैल्यू 2 यूनिट है मान लो, और ये डिस्टेंस की वैल्यू मान लो 3 यूनिट है, ठीक है ना। तो x को कहाँ कट कर रहा है, वो 2 पे। y और z होंगे इसके 0, क्योंकि x को कट कर रहा है। इसको देखो y को कट कर रहा है यहां से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे। y पे x तो 0 रहेगा, z भी 0 रहेगा, खाली कौन सा आएगा, y वाला आएगा। कितने यूनिट पे, 3 पे कट कर रहा है। z को कहाँ कट कर रहा है, सर ये तो z को कट कर ही नहीं रहा है। आपका जो प्लेन है वो y को कट कर रहा है, वो x को कट कर रहा है, लेकिन z को तो कट कर ही नहीं रहा ना। अगर z को कट करता तो क्या होता, z पे भी आपका एक क्या बनता, क्रिस्टल बनता। बट z पे कोई क्रिस्टल बन रहा है कि आपका नहीं बन रहा है, मतलब ये प्लेन z को कट ही नहीं कर रहा है। तो आप थोड़ा इमेजिन करोगे तो ये प्लेन कैसा है, ये प्लेन ऐसा है, ठीक है ना। ये प्लेन z एक्सेस को कट ही नहीं कर रहा है, z एक्सेस यहां से शुरू हो रहा है। ये प्लेन y को भी कट कर रहा है, ये प्लेन x को भी कट कर रहा है, लेकिन z को कट ही नहीं कर रहा है ये, ठीक है ना। समझे। तो z को क्योंकि ये प्लेन कट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे भैया z में कोई कटिंग नहीं है, ओके है ना। तो अब जैसे हमने देखा था, x इंटरसेप्ट लिखेंगे, y इंटरसेप्ट लिखेंगे, और z इंटरसेप्ट लिखेंगे पहला। दिस इज स्टेप वन, है ना। तो x को कहाँ कट कर रहा है, 2 पे कट कर रहा है सर। y को कहाँ कट कर रहा है, 3 पे कट कर रहा है सर। z को कट ही नहीं कर रहा है सर, z पे कोई क्रिस्टल ही नहीं है इसका, है ना। बिकॉज z पे कोई क्रिस्टल है ही नहीं, ठीक है। ये क्रिस्टल क्यूब का क्रिस्टल है, अपने शेडेड प्लेन का कोई क्रिस्टल नहीं है। तो कहीं z पे कट नहीं कर रहा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं, ऐसा, ठीक है ना। अच्छा, इसको 3 नहीं लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन के लिए ना मैं इसको ज़रा सिंपल रखता हूँ, मैं इसको 2 ही लेता हूँ, ओके। वरना अभी ज़बरदस्ती का खराब हो जाएगा, आई जस्ट टेक इट एज 2 ओनली, सिंपल कैलकुलेशन के लिए, है ना। तो ये हो गई तुम्हारी स्टेप नंबर 1। अभी स्टेप नंबर 2 क्या बोलती है, स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना होता है, रेसिप्रोकल करना होता है, ठीक है ना। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा 1/2, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा क्या ना, 1/2, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/∞, ठीक है ना। ओके। तो अभी ये क्या हो गया, 1/2, 1/2, 1/∞। अब इसको क्या बोलोगे, तो 1/2, ये भी 1/2, और ये भी 1/∞ को क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब तुमसे पूछा जाएगा कि सर बता दीजिए जरा इसके मिलर इंडाइसेस क्या होंगे। तो आप बोलोगे इसके मिलर इंडाइसेस होंगे, इसके मिलर इंडाइसेस होंगे, पहला वाला नंबर है 1/2, दूसरा वाला नंबर है 1/2, 1/∞ की वैल्यू होती है 0, तीसरा वाला नंबर है 1/2। तो ये हो गया इसके मिरर एनालिसिस। क्या सर हम अपने क्वेश्चन को यहां छोड़ सकते हैं, नहीं। आंसर तो सही है आपका, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आप ऐसे लिख रहे हैं 1/2, 1/2, जीरो, सॉरी 0, तो चीजें आपने फ्रैक्शन में लिखी हुई है। फ्रैक्शन से इंटीजर बनाना पड़ता है। तो कैसे इंटीजर बनाएंगे, सर एक काम करिए, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो 1/2 2 से मल्टीप्लाई हो गया 1 बन जाएगा, 1/2 2 से मल्टीप्लाई हो गया 1 हो जाएगा, 0 × 2 क्या हो जाएगा 0, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा 110, है ना। ओके। तो ये स्टेप करने के बाद प्लीज एक स्टेप कर दीजिएगा, कहीं फ्रैक्शन अगर फंसता है ना, तो वो स्टेप करके आगे से ठीक कर देना, तो ठीक है ना। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, तुमको समझ में आएगा। अब लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है, ये 2 यूनिट का डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है ना। ये ले लेते हैं 3 यूनिट का डिस्टेंस, और ऊपर वाला तो 0 है। तो क्या बोलोगे, एक्स इंटरसेप्ट कितना है सर, 2 है। वाई इंटरसेप्ट कितना है, 3। जेड में तो कटिंग नहीं है तो 0। क्या करें सर, अब रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल में हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3, सॉरी कट नहीं है तो इन्फिनिटी बोलते हैं, और ये हो जाएगा 1/∞। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा 1/2, ये बनेगा 1/3, और ये क्या बनेगा 0। तो आंसर क्या लिखेंगे सर, आंसर हम लिख देंगे 1/2, 1/3 और 0। बट हम इसको आंसर बोल सकते हैं क्या, नहीं। हम चाहते हैं कि ये सब इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। तो कौन सा नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है, 6 सर।
तो आप 6 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 6/2 कितना बचेगा? 3। 6/3 कितना बचेगा? 2। और 6 × 0 क्या बचेगा? 0। सो 3 to 0 ये बनेंगे आपके फाइनल आंसर, द फाइनल वैल्यू ऑफ मिलर इंडाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, मिलर इंडाइसेस निकालते हैं। कभी कभी कुछ एकदम सिंपल वाले प्लेन मिल जाते हैं, दिखाऊं कैसे? ऐसे वाले प्लेन, अभी बोलेगा इसका मिलर इंडाइसेस निकाल के दिखाइए। तो देखो ये एक्स एक्सेस को कट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तुम्हारा प्लेन जो है वो यहाँ शुरू हुआ, इधर वाई को कट किया है ना, ये क्रिस्टल उसका वाई पे, उसने वाई को कट किया और इधर ही रह गया, उसने एक्स एक्सेस को कट ही नहीं किया है, ठीक है। तो तुमसे बोला जाएगा भाई एक्स इंटरसेप्ट क्या है? एक्स एक्सेस को तो काटा ही नहीं उसने, इन्फिनिटी। वाई इंटरसेप्ट क्या है? हाँ, वाई को काटा है। कितना काटा है? मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट था, ठीक है, 1 यूनिट पे काटा है। बोलोगे 1 यूनिट। सर जेड इंटरसेप्ट क्या है इसका? जेड को भी नहीं काटा है उसने, ये रहा तुम्हारा फ्रेम, तो यहाँ पर है, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इसको भी इन्फिनिटी। क्या करोगे सर? रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करोगे तो 1/∞, 1/1, 1/∞, 1/∞ क्या होता है? 0, ये होता है 1, ये होता है 0, क्या बना? 0 1 0। तो क्या है आंसर इसका? 0 1 0। कॉमा नहीं लगाना है, ठीक है। ये वैल्यू है क्या इसके? मिलर इंडाइसेस की। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिलर इंडाइसेस? 0 1 0। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें क्या करना था? मिलर इंडाइसेस की वैल्यू निकालनी थी हमको। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें थोड़ा उल्टा है। मतलब एग्जाम में कैसा आ सकता है? एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि एक वो दे देगा 0 1 0, बोलेगा ये 0 1 0 गिवन है मुझे पहले से, 0 1 0 की हेल्प से इसका डायग्राम बना के दिखाइए। वो आ सकता है, ठीक है। तो PYQs में अगर आप देखोगे तो वही सब आए हुए हैं, है ना। तो मैं वो भी सिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? PYQ करेंगे। PYQ में उल्टा है। क्या है? उसने बोला कि स्केच द क्यूबिक यूनिट सेल फॉर द फॉलोइंग प्लेन्स। आपको यूनिट सेल बना के दिखाना है, ठीक है। तो जब भी आपको यूनिट सेल बनाना होता है ना, आप सबसे पहले क्या किया करो, ऐसे XY Z एक्सेस बना लिया करो, ठीक है ना। और हमेशा ध्यान रखना है कि नीचे X जाएगा, यहाँ पर Y जाएगा, और ऊपर की तरफ क्या जाएगा? तुम्हारा Z जाएगा, ठीक है ना। और ये बनाने के बाद में तुम इस पे एक क्यूबर्ड बना दिया करो, ठीक है ना। अभी क्यूबर्ड बनाना तो तुमको पता है बड़ा इजी है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा ऐसे कभी कभी लोगों को दिक्कत भी होती है ऐसे क्यूबर्ड बनाने में, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा बना ले रहा हूँ क्यूबर्ड कुछ इस तरीके से। ओके, मेरे लिए उतना टफ नहीं जा रहा है, बिकॉज यहाँ कुछ चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से कीबोर्ड काफ़ी इजीली बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कीबोर्ड बना लिया और उस कीबोर्ड को उठा के यहाँ प्लेस कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब हो सकता है ये पूरा 100% परफेक्टली अलाइन नहीं होगा, ठीक है, बट थोड़ा बहुत चलता है। तुम थोड़ा सा ध्यान से बनाना ऐसे। तो तुम क्या करना, तुम पहले क्यूबोर्ड बना लेना। हाँ, तुमको सही सही तरीका बताता हूँ। तुम क्या करना, तुम ना पहले क्यूबोर्ड बना लेना, ठीक है। तो क्यूबोर्ड तो तुमसे बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से तुम अपना पहले क्यूबोर्ड बना दोगे, ठीक है। और जैसे ही क्यूबोर्ड बन जाएगा, फिर क्यूबोर्ड का ये वाला एक खींच देना तो ये एक्स बन जाएगा, ये इधर खींच देना तो ये वाई बन जाएगा, और ये ऊपर खींच देना तो ये जेड बन जाएगा, ठीक है ना। जस्ट अ सेकेंड, कॉल। सॉरी गाइस, थोड़ा सा वीडियो पॉज करना पड़ेगा था। ओके, सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू। तो जैसे मैंने तुम्हें सिखाया कि तुम क्या करना, पहले क्यूब बना लेना और फिर क्यूब से नीचे एक्स खींच देना, इधर वाई खींच देना, ऊपर जेड खींच देना, लिख देना यहाँ पे ये तुम्हारा एक्स, ये तुम्हारा वाई, ये तुम्हारा जेड, ठीक है। तो पहले तुमको तो ये क्यूब बनाना पड़ेगा, बिकॉज वो बोलेगा स्केच विथ इन अ क्यूब। तो पहले क्यूब बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्यूब बना दिया अपन ने। अब स्केचिंग करेंगे। स्केचिंग कैसे करेंगे? सिस्टम में उल्टा है यहाँ पे। यहाँ पे पहले तुम्हें मिरर इंडाइसेस की वैल्यू दे दी है, और अब वैल्यू से तुमको प्लेन बनाना है, बट प्रोसेस वही रहेगा। तो तुम क्या करोगे, जो भी तुम्हें वैल्यू दे रखी है उसको पहले लिख दोगे, ठीक है। ये तुम्हारी 1 1 1, जैसे 1 1 1 दिया ना, तुम 1 1 1 लिख देना। फिर तुम वही चीज क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/1। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/1। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/1, ठीक है ना। अब इसके बाद जो तुम्हें वैल्यूज मिलेंगी ना, वो कैसी मिलेंगी कि यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो तुम्हारी एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू रहेगी। तो 1/1 जो मिला वो तुम्हारा एक्स इंटरसेप्ट है। यहाँ से जो तुम्हें वैल्यू मिलेगी वो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू मिलेगी। तो 1/1 क्या मिला तुम्हें? वाई इंटरसेप्ट। और यहाँ से जो तुम्हें वो वैल्यू मिलेगी वो जेड इंटरसेप्ट की वैल्यू रहेगी, ठीक है। मतलब मेरा जो प्लेन बनने वाला है, ठीक है ना, वो एक्स को भी काट रहा है, वाई को भी काट रहा है, जेड को भी काट रहा है। एक्स को कहाँ काट रहा है? 1 पे काट रहा है। तो जब वो एक्स को काटेगा 1 पे, तो बाकी दोनों क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। जब वो वाई को काटेगा 1 पे, तो एक्स और जेड क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। जब वो z को काटेगा 1 पे, तो z क्या रहेगा? 1, बाकी तो ना 0 रहेंगे। तो मिल गए? हाँ मिल गए सर। तो x को काट रहा है 1 0 0 पे, तो यहां से रैंडमली अपने हिसाब से पॉइंट ले लो। मैं और क्यूब के अंदर ही लेना, ठीक है। तो क्यूब के अंदर मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, चलो। मैंने x, ये अच्छा एक्स वाई जेड लिख देता हूँ। तुम्हारे ये x है, ये तुम्हारा y है, ये z है, हमेशा ये रहेंगे, ठीक है। तो x में मैंने लिया 1 यूनिट का डिस्टेंस यहाँ पे,
ठीक है, पॉइंट क्या कहलाएगा तुम्हारा, 1 0 0। अब जितना दूर तुमने एक्स लिया उतनी दूर तुमको वाई लेना पड़ेगा, क्योंकि वाई की वैल्यू भी सेम है ना। और क्यूब के अंदर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला स्केच विद इन द क्यूब, तो क्यूब के अंदर बनाना है। तो वाई क्या है तुम्हारा, 0 1 0, तो तुम इसको बोलोगे 0 1 0। ठीक है ना। और फिर जेड क्या है, 0 0 1। अगेन जितना हाइट डिस्टेंस इसका लिया उतना ही डिस्टेंस इसका लेना पड़ेगा, तो 0 0 1। ठीक है, मिल गए तुमको, और जो ये मिले इनको बस आप ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये वाला इससे जुड़ जाएगा, ये वाला इससे जुड़ जाएगा, ये वाला इससे जुड़ जाएगा, और काम तुम्हारा खत्म। बस थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना, एकदम छोटा मत बनाना। ठीक है ना। तो देखा कितना आसान था, 1 1 1 बनाया, रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल से जो वैल्यू मिली वो इंटरसेप्ट होती है, इंटरसेप्ट को पॉइंट कर दिया, काम खत्म। ठीक है, चलिए एक और करके दिखाएं तुम्हें। चलिए एक और करके दिखा देते हैं। हाँ, इसको बनाने के बाद में कुछ लोग इसे शेड भी करते हैं, तो थोड़ा हल्का सा शेड कर देना, तो थोड़ा सा बेहतर दिखता है ये। ओके, चलो एक और करके दिखाते हैं, एक और करके दिखाते हैं, यही जो बाजू वाला ना दूसरा वाला, ये करके दिखाते हैं तुम्हें। ठीक है ना। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या गिवन है मुझे मिरर इंडाइसिस में, 0 1 1 गिवन है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि क्वेश्चन में मुझे मिरर इंडाइसिस में क्या गिवन है। ये रेस क्यों नहीं हो रहा, हाँ 0 1 1। तो पहला जीरो है, सॉरी, हाँ पहला वाला 0 है, दूसरा वाला 1 है, तीसरा वाला भी 1 है। पहले क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, है ना। ठीक है, विल टू द रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल 1/0, 1 का रेसिप्रोकल 1/1, 1 का रेसिप्रोकल 1/1। 1/0 क्या बनता है, इन्फिनिटी। 1/1 क्या बनता है, 1। 1/1 क्या बनता है, 1। ये क्या बने, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जेड इंटरसेप्ट, है ना। जैसे हमने देखा था, ये बनता है तुम्हारा एक्स इंटरसेप्ट रेसिप्रोकल के बाद, ये बनता है तुम्हारा वाई इंटरसेप्ट, और ये बनता है तुम्हारा जेड इंटरसेप्ट। अभी एक्स इंटरसेप्ट क्या, इन्फिनिटी, मतलब एक्स को कट ही नहीं करेगा। तो एक्स के नीचे क्या लिख दोगे, नो टचिंग। ठीक है, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे टच कर रहा है, मतलब टच ही नहीं कर रहा है। वाई को कहाँ, 1 पे टच कर रहा है, वाई को 1 पे टच करेगा तो बाकी दोनों आजू बाजू क्या रहेंगे, 0 पे। जेड को 1 पे टच कर रहा है तो बाकी दोनों कहाँ रहेंगे, 0 पे। तो एक्स पे तो टचिंग ही नहीं है, वाई पे टचिंग है और जेड पे टचिंग है। तो जहां जहां टचिंग है वो टचिंग बनाते हैं, पहले वाई पे 1 पे टचिंग है, तो क्यूब के अंदर ही मैं लगभग 1 यूनिट ले लूंगा यहाँ पर। वाई पे 1 पे टचेंगे, ठीक है, जेड पे भी 1 पे टचेंगे, तो जितना दूरी ये उतना ही दूरी इसकी। ठीक है, ये हो गया। जैसे ही आप दो पॉइंट बना दोगे ना टचिंग टचिंग वाले, इनको ज्वाइन कर दो तुरंत, क्योंकि एक्स पे कोई टचिंग नहीं है। अब बिकॉज एक्स पे टचिंग नहीं है तो हम बोल ही नहीं सकते। मान लो एक्स पे कोई टचिंग होती, जैसे यहां पर एक्स पे टचिंग होती, तो हम क्या करते कि इसको इधर ज्वाइन कर देते, इसको इधर ज्वाइन कर देते, हमारा बन जाता। लेकिन एक्स पे कोई टचिंग ही नहीं है, एक्स पे टचिंग नहीं है मतलब हम इधर नहीं बना सकते। ठीक है ना। ओके, तो अब कैसे बनाए अपने प्लेन को, एक्स पे तो टचिंग ही नहीं है सर। अगर एक्स पे टचिंग नहीं है, टेंशन मत लो, वाई और जेड पे टचिंग है ना, हाँ तो वाई का बना दो, जेड का बना दो। अब जिस पे टचिंग नहीं है, एक्स पे टचिंग नहीं है, तो अब एक्स के अलोंग अपनी लाइन को ऐसे लेके जाओ पैरेलल, इस तरीके से। ठीक है, और अगर तुम्हें लगे तो तुम प्रॉपर लेके जा सकते हो, वरना ऐसे तुम इसे डॉट डॉट करके भी लेके जा सकते हो। ठीक है, बट तुम्हें क्यूब के अंदर बनाना है, तो क्यूब के बाहर लेके मत जाना लाइन को। ठीक है ना। तो तुम्हें क्या करना है, एक्स के अलोंग अपनी लाइन लेना है, ठीक है ना, बट क्यूब के अंदर रखना है। तो क्यूब थोड़ा बड़ा बनाना, मेरे से गलती से छोटा बन गया। तो एक्स की तरफ तुमने लाइन बना दी, वैसे यहां से भी तुमको एक्स की तरफ लाइन बनानी है। ठीक है, तो ये हो गई एक्स की तरफ की लाइन। तो ऊपर से भी एक्स की तरफ आ गए, नीचे से भी एक्स की तरफ आ गए, अपने अंदाजे से क्यूब के अंदर। और फिर जहां भी पहुंचोगे वहां पे ऐसे ज्वाइन कर देना, बस खत्म। ठीक है, अब इसको लगे तो थोड़ा सा ऐसे पूरा कर दो, ये इधर पूरा हो गया, ये इधर पूरा हो गया, बस बढ़िया। फिर उसके बाद हल्का सा धीरे से शेडिंग मार देना, सिंपल। ओके, वीडियो को ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसको पीछे करके आगे करके एक दो बार कोशिश करना बनाने की, बन जाता है गाइस। कोई इन्फिनिटी पे गया, मतलब टचिंग नहीं होगी तो उसके अलोंग थोड़ा थोड़ा लाइन खींचना है और शेड करके बना देना है, सिंपल। ठीक है, तो ये z को टचिंग कर रहा है 1 पे, हाँ जी साहब कर रहा था। y को टचिंग कर रहा है 1 पे, हाँ जी साहब कर रहा था। z x को कहीं टचिंग नहीं कर रहा, तो x पे कोई क्रिस्टल नहीं आएगा, लेकिन x के अलोंग लिख के बनाना पड़ेगा। क्रिस्टल जरूर नहीं आएगा, बट अलोंग लिख के बनाना पड़ेगा। समझ गए। चलो, PYQ था ये बहुत बढ़िया वाला। नेक्स्ट ये भी करा देते हैं तुमको। ठीक है, इस बार मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्यूब बनाता हूँ, ठीक है ना। तो एटलीस्ट तुम्हें फिर देखने में आसानी हो। ठीक है, तो ये ऐसे बनाते हैं अपन, चलो। ठीक है, ये बना तुम्हारा बढ़िया सा बड़ा सा क्यूब। ठीक है, तो पहले क्यूब बना लिया, ये इस तरीके से। क्यूब तो आता होगा यार सबको बनाना, है ना। ओके, ये बन गया क्यूब। ठीक है, फिर क्यूब के नीचे वाले से बाहर खींचोगे तो एक्स एक्सिस, यहां से खींच दोगे तो वाई एक्सिस, ऊपर की तरफ खींच दोगे तो जेड एक्सिस। ठीक है ना। तो ये बन गया एक्स, ये बन गया वाई, ये बन गया जेड। ठीक है, अच्छा किनको निकालना है, लिख देते हैं, लिख देते हैं अभी। 1 0 1 को बनाना है। ठीक है, तो पहले लिखोगे 1, फिर लिखोगे 0, फिर लिखोगे 1। फिर क्या करोगे, इनका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या बनेगा, 1/1।
ये बनेगा 1/0, ये बनेगा 1/1। 1/1 ये है एक्स इंटरसेप्ट, क्या वैल्यू है इसकी 1। 1/0 ये जो बना है ये वाई इंटरसेप्ट है, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। 1/1 ये जो बना है उसकी क्या है, जेड इंटरसेप्ट 1, ठीक है। 1 पे काट रहा है मतलब बाकी दोनों क्या है, 0 है। इन्फिनिटी पे काट रहा है मतलब कहीं नहीं काटेगा, नो कटिंग, तो क्या होगा, नो टचिंग, ठीक है। अच्छा, जेड पे काट रहा है, जेड पे काट रहा है मतलब बाकी दोनों क्या रहेंगे, यहाँ पे 1 रहेंगे, तो सॉरी 0 0 रहेंगे, ठीक है ना। तो एक्स और वाई 0 0, जेड पे थोड़ी प्रैक्टिस लगती है दोस्त, ठीक है, बिना उसके नहीं होता। तो एक्स पे कहाँ काट रहा है, 1 पे, मैं क्यूब के अंदर की तरफ कहीं पर भी 1 पॉइंट ले लूंगा, ये हो गया है ना, 1 0 0 लिख भी देंगे हम इसको, दिस इज 1 0 0, ओके, ये पॉइंट। फिर y पे देर इज नो टचिंग, z पे टचिंग है 0 0 1 पे, तो ये भी 1 यूनिट है, तो इसी की लगभग हाइट का लेना पड़ेगा मेरे को, यहाँ कहीं ले लेता हूँ मैं, चलो ठीक है ना। ये हो गया मेरा 0 0 1, ओके। चलो, तो जैसे ही ये दोनों पॉइंट मिले इनको तो ज्वाइन कर देता हूँ मैं, है ना। y पे तो वो कट नहीं कर रहा ना, लेकिन x और z पे कट कर रहा था, इनको ज्वाइन कर देंगे। इनको ज्वाइन करके क्या करेंगे, किस पे टच नहीं कर रहा है, वाई पे टच नहीं कर रहा है, इन्फिनिटी पे है। अब धीरे से वाई की तरफ जाएंगे हम, पैरेलल वाई के पैरेलल वाई की तरफ जाएंगे, ऐसे ऐसे धीरे से डॉट 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 करके, ठीक है ना। वाई की तरफ जाएंगे हम पैरेलल, ऐसे डॉट 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 करके। नीचे से भी निकलेंगे ऐसे डॉट 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 करके, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि ये जो लाइन बनी थी ना, इसी लाइन के पैरेलल ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे कहीं भी स्ट्रेट लाइन नहीं जोड़ना है। जो ये लाइन बनी थी स्केल से, उसी लाइन के पैरेलल जोड़ना है हमको, तो कैसे, इसी लाइन के पैरेलल, ठीक है। थोड़ा सा डॉट डॉट अगर कहीं पड़ जाएगा कम, तो उसको हम ऐसे कर देंगे डॉट 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 डॉट, ठीक है। और फिर डॉट डॉट खत्म करने के लिए हम अपनी लाइंस को पक्का कर देंगे, ओके। और पक्का करने के बाद में अंदर हल्की सी क्या मार देंगे, शेडिंग मार देंगे, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा क्या, 1 0 1, समझे, है ना। आसान होता है गाइस, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है, काम हो जाता है खत्म, ठीक है। चलो बाकी भी बना दूं, हाँ जी सर इतने बना के दिए हो, PYQ आया है प्रीवियस ईयर में, तो बड़ी कृपा होगी अगर तुम बाकी भी बना के दे दोगे सर, तो आओ बना देते हैं, ठीक है। चलो, ओके, सो लेट मी जस्ट इरेज दिस, एंड थोड़ा सा फास्ट करेंगे अब, ठीक है, बिकॉज आप चीज़ें सीख चुके हैं, है ना, राइट राइट राइट, ठीक है, ओके चलो। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट, नेक्स्ट वन क्या है, 1 0 0, बड़ा इजी लग रहा है मेरे को, ओके। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे 0, क्या करेंगे अब, रेसिप्रोकल स्टेप लिखना वहाँ पे, स्टेप नंबर 2 रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/1, इसका रेसिप्रोकल 1/0, इसका रेसिप्रोकल 1/0, तो यहाँ से बनेगा एक्स इंटरसेप्ट, 1/1 मतलब 1 इज द एक्स इंटरसेप्ट, करेक्ट। 1/0 मतलब वाई इंटरसेप्ट इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब क्या है सर जी, नो टचिंग, ठीक है। 1/0 मतलब जेड इंटरसेप्ट क्या है तुम्हारा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब क्या है, नो टचिंग। एक्स इंटरसेप्ट 1 है मतलब बाकी दोनों यहाँ पे क्या होंगे, 0। वाई इंटरसेप्ट नो टचिंग, जेड इंटरसेप्ट नो टचिंग, मतलब एक ही जगह टचिंग है, कहाँ टचिंग है, एक्स इंटरसेप्ट पे टचिंग है। कितने यूनिट की टचिंग है, 1 यूनिट की टचिंग है, तो अंदाजे से 1 यूनिट लेना, हमेशा क्यूब के अंदर ही रखना है। 1 यूनिट लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, और लिख दिया इसको, दिस इज 1 0 0, ठीक है। अभी जेड एक्सिस पे कोई टचिंग नहीं है, वाई एक्सिस पे कोई टचिंग नहीं, तो बनाए कैसे सर, पॉइंट बताता हूँ। क्योंकि उसने कहा वाई एक्सिस पे कोई टचिंग नहीं है, ठीक है, तो हम वाई एक्सिस की जिसके अक्रॉस टचिंग नहीं रहती उसके अक्रॉस पैरेलल जा सकते हैं, जा सकते हैं। जेड पे उसने बोला कोई टचिंग नहीं है, मतलब मैं जेड के अक्रॉस भी पैरेलल जा सकता हूँ, ठीक है। बस ये दोनों पैरेलल बन गए ना, खत्म। अब जितनी लंबी ये बनी है उतनी ही लंबी अंदाजे से ये बना दीजिए, खत्म बात आपकी, ठीक है ना। और जितनी लंबी ये बनी है उतनी लंबी अंदाजे से ये बना दीजिए, ये हो गई बात खत्म आपकी। और इस लाइन को सॉलिड कर दीजिए। देखने में लग रहा था कंफ्यूजन होगा, बट नो, देयर इज नो कंफ्यूजन, ठीक है। क्योंकि y के अलोंग कोई टचिंग नहीं है, तो y के अलोंग पैरेलल बना सकते हैं। z के अलोंग कोई टचिंग नहीं है, z के अलोंग बना सकते हैं। ये दोनों बन गए तो इनका सिमेट्री ऐसे कंप्लीट कर दीजिए, ये आपका क्रिस्टल बन गया। और फिर प्यार से अच्छा सा शेडिंग कर दीजिए, काम खत्म। ओके, सो 1 0 0 भी हो गया। अभी 1 1 1 खुद से बना लेना, 1 1 1 ऐसे ही था जो थोड़ी देर पहले देखा है। 1 1 1 में क्या होगा, 1 1 1 में ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, तो क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा तुम्हारा 1 1 1 में, तो उसकी शेडिंग ऐसी होगी 1 1 1 की, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट मिरर एंड डाइसेस गाइस, है ना। तो धीरे धीरे अच्छे से सिखाने की कोशिश की है मैंने, कैलकुलेशन ऑफ मिरर एंड डाइसेस। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो यार, ये 2 to 1 भी बन जाएगा बहुत आसानी से, अभी मैं ज़रा ज़्यादा लोडिंग नहीं कर रहा हूँ। 2 to 1 कैसा बनेगा, 2 to 1 ऐसा बनेगा, हाँ ये अच्छा है, 2 to 1 देख लो, चलो 2 to 1 रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बनेगा, 1/2, 1/2 एंड 1/1, ठीक है। तो इसका इंटरसेप्ट क्या बनेगा,
1/2 का एक्स इंटरसेप्ट बनेगा 1/2, वाई इंटरसेप्ट बनेगा 1/2, जेड इंटरसेप्ट क्या बनेगा 1/1। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? एक्स इंटरसेप्ट तुम्हारा 1/2 है, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे 0। ठीक है। वाई इंटरसेप्ट क्या तुम्हारा 1/2 है, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, सॉरी, वाई इंटरसेप्ट 1/2 है ना, तो 0 1/2 एंड 0। ठीक है। जेड इंटरसेप्ट 1/2 है तो 0 0 1। करेक्ट। ठीक है। 1/2 0 0 मतलब तुम्हारा, ये लो यार, तुम नहीं सही से बनाना भाई क्यूब के अंदर। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। 1/2 0 0। ठीक है, तो ये 1/2 मान लेता हूँ मैं। ओके, वैसे ही 0 1/2 0, तो ये हो गया 1/2 और ये 0 0 1, तो मतलब इन डिस्टेंसेस का डबल है, मतलब थोड़ा ऊपर तक जाएगा ये। ठीक है, तो एक्सेस को यहाँ कटेगा, वाई को यहाँ पे, जेड को यहाँ कट करेगा। क्यूब पहले से बना देना, मैं बस तुम्हें फाइनल आंसर दिखा रहा हूँ ताकि जब तुम प्रैक्टिस करो तो तुमसे गड़बड़ ना हो। तो ये बनेगा 2 2 वाला तुम्हारा। ठीक है, इस तरीके से शेड हो गया। 1 1 0 भी प्रैक्टिस से बन जाएगा। ठीक है, कर लेना गाइस, दिस इज नॉट डिफिकल्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। भाई इसमें कुछ समझाने का है नहीं, मैं बोल बोल के टाइम ही वेस्ट करूंगा। सिंपल सी अंग्रेजी, इस अंग्रेजी को पढ़ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी मजबूती चेक करती है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या करती है कि बिजली का झटका दोगे तो करंट पास करेगा कि नहीं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई उसके आर पार दिखेगा कि नहीं, या फिर रिफ्लेक्शंस होंगे कि नहीं, कौन सा मेटल है जो प्रॉपर रिफ्लेक्ट कर रहा है, कौन सा मेटल एब्जॉर्ब कर रहा है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कौन सा मटेरियल चिपकेगा कौन सा नहीं चिपकेगा, उसकी सिंपल अंग्रेजी है। विल नॉट वेस्ट टाइम इन दैट। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं डिफेक्ट्स। इस डिफेक्ट पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं गाइस। ठीक है, तो डिफेक्ट का मतलब तुमको समझाता हूं मैं आसान भाषा में। अगर तुमको डिफेक्ट समझना तो तुम ऐसा समझ लो, तुम सब मैकेनिकल ब्रांच के लोग, तो जैसे तुम 10 लोगों का ग्रुप है, 10 लोग मैकेनिकल ब्रांच के हो गए। अगर इस 10 लोगों के ग्रुप में, ठीक है ना, ये 10 लोगों का ग्रुप है, कोई CSIT वाला बंदा घुस जाए, डिफेक्ट हो जाएगा। अगर एक ही CSIT वाला बंदा घुस रहा है तो वो पॉइंट डिफेक्ट है। ठीक है। अगर 3 CSIT वाले बंदे मिल के घुस गए, ठीक है ना, तुम्हारा ग्रुप था, तुम्हारे ग्रुप में सब लोग लाइन से लगे हुए थे। ठीक है, आसान शब्दों में समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं डेफिनेशन दिखा दूंगा, बट ये बेस्ट तरीका डिफेक्ट को समझने का। अगर एक ही CSIT वाला घुसा तो पॉइंट डिफेक्ट था। 3 CSIT वाले घुस गए लाइन तोड़ के एक साथ, तो 3 एक साथ घुस रहे हैं एक लाइन में, लाइन डिफेक्ट है। ठीक है। तो मैकेनिकल वाले बच्चे एक लाइन से आसपास खड़े थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसी तैसी कराते हुए आड़े टेढ़े खड़े हो गए। ठीक है ना। और फिर बाकी बच्चे जो हैं वो सीधी तरीके से खड़े हो गए। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि हैं तो सारे मैकेनिकल वाले, बट कुछ लोगों के आड़े खड़े होने और कुछ लोगों के सीधे खड़े होने की वजह से जो बाउंड्री थी, उस बाउंड्री पे स्ट्रक्चर जो है वो आड़ा टेढ़ा बन गया। समझे? तो ये बाउंड्री जो है वो सिमेट्रिकल नहीं रही अब। तो इस वजह से क्या होगा, सरफेस तुम्हारा सिमेट्रिकल नहीं दिखेगा, है ना। एक आधा बंदा अंदर घुसा, CSIT वाला, पॉइंट डिफेक्ट। 3 बंदों की लाइन घुस गई रो में, लाइन डिफेक्ट। डिटेल में समझाऊंगा, ऊपर ऊपर से देख लो। सरफेस मतलब क्या, मैकेनिकल वाले आड़ी टेढ़ी हरकत कर रहे हैं, ग्रुप में ढंग से खड़े नहीं हो रहे हैं, आड़े टेढ़े खड़े हो रहे हैं, सरफेस का डिफेक्ट आ गया। वॉल्यूम डिफेक्ट, तुम्हारा एक बहुत बड़ा ग्रुप था, उस ग्रुप में से क्या हुआ कि एक साथ 4 5 लोग उठा लिए गए, मतलब एक वॉल्यूम ऑफ पीपल गायब कर दिया गया, वॉल्यूम डिफेक्ट। ठीक है, ऊपर ऊपर से समझ में आया। ठीक है। या फिर 4 लोगों को धक्का देके CS वाले घुस गए वहां बीच में, है ना। तुम्हारे फेस्ट में होता ही होगा ऐसा, सबके यहाँ होता था, हमारे टाइम पे भी होता था। तो से पूरे मैकेनिकल वाले खड़े हुए थे, 4 लोग CS वाले दौड़ते हुए आए, घुस गए वहां पे, और 4 मैकेनिकल वाले बाहर चले गए एक तरीके से। ठीक है, या ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है, CS वालों का ग्रुप बना हुआ था, 4 मैकेनिकल वाले आए, घुस गए और CS का ग्रुप तोड़ दिया, है ना। और 4 मैकेनिकल वाले घुस के 4 CS वालों को बाहर फेंक दिया। राइट। तो क्या हुआ कि एक ग्रुप ऐसा, है ना, तो एक बंदा अंदर बाहर नहीं, 3 बंदे अंदर बाहर नहीं, 4 5 का ऐसा ग्रुप बाहर कर दिया, तो वॉल्यूम डिफेक्ट हो गया। आसान शब्दों में डिफेक्ट यही होते हैं। ठीक है। अब इनकी अंग्रेजी दिखाता हूं। तो पॉइंट डिफेक्ट में एक ही की बात होगी, एक ही घुसेगा या एक ही बाहर निकलेगा। वैकेंसी का मतलब कोई बाहर निकला, सिंपल है। वैकेंसी डिबेट में क्या होता है, कोई बाहर निकल जाता है। तो तुम सारे मैकेनिकल वाले बंदे थे, ये सब तुम परफेक्ट क्रिस्टल बना के बैठे थे, एक बंदा होशियार भाग गया वहां से छोड़ के, तो डिफेक्ट क्रिएट हो गया, वैकेंसी आ गई। वैकेंसी आ गई तो क्या होगा कि मान लो तुम सारे मैकेनिकल वाले मिलके क्या कर रहे थे, एक रस्सी को खींच रहे थे, देयर वाज अ टग ऑफ वॉर कॉम्पिटिशन। ठीक है। एक भाग गया तो क्या होगा, बाकी सारे लोगों में टेंशन आ जाएगा ना कि भाई यहाँ पे एक भाग गया छोड़ के हमको सपोर्ट करने के लिए, तो क्या होता है, नेबरिंग एटम्स में टेंशन आ जाता है वहां पे। तो ऐसे ही याद रख लेना, लिख देना भाई, अंग्रेजी जो लिखी यहाँ पे वो लिख के आ जाना। हो गया तुम्हारा वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरे टाइप का क्या होता है कि इम्प्यूरिटी। ठीक है। तो तुम्हारा पूरा मैकेनिकल का ग्रुप था,
बहुत अच्छे तरीके से सज के खड़ा हुआ था, ठीक है। एक होशियार दूसरा मैकेनिकल डिवीजन का बंदा आया और बीच में आके खड़ा हो गया। तो पुराने वाले भी सब मैकेनिकल के थे, जो नया बंदा आया वो भी मैकेनिकल का ही है। एक टाइप ये हो गया। दूसरा, तुम्हारा बढ़िया मैकेनिकल का ग्रुप बैठा हुआ था, ये सीएसआईटी वाला आगे घुस गया वहां पे, ठीक है। तो बाहर वाले लोग भी घुस सकते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तुम्हारे दूसरे डिवीजन के मैकेनिकल वाले भी घुस सकते हैं, मतलब तुम्हारे जैसे दिखने वाले, तुम्हारी ब्रांच वाले लोग भी घुस सकते हैं। दिस इज सेल्फ डिफेक्ट। दूसरा डिवीजन का आगे घुस गया वहां पे। अंग्रेजी पढ़ लेना, मीनिंग तुम्हें समझा दिया मैंने आसान शब्दों में। वैसे सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, मैकेनिकल वाले सच के बढ़िया से खड़े हुए थे, यहाँ पे सीएसआईटी वाला आया और घुस गया, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है कि उसने एक मैकेनिकल वाले बंदे को बाहर कर दिया और उसकी जगह लेके खड़ा हो गया। अभी खड़ा तो हो गया, जैसे ही बाकियों को पता चलेगा धक्के मार के निकालेंगे उसको, लेकिन अभी तो खड़ा हो गया वहां पे वो जाके, ठीक है। तो उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब एक मैकेनिकल वाले को बाहर निकाल के खुद आगे घुस गया उसकी जगह पे, सब्स्टिट्यूशन कर दिया है। उसकी अंग्रेजी यहाँ लिखी हुई है। बड़े साइज का भी हो सकता है, फॉरेन आइटम है, सब्स्टिट्यूट कर देगा। बाकियों के बीच में टेंशन क्रिएट हो जाएगी कि बड़ा वाला आ गया है एक आइटम, तो फिर आसपास वाले लोग बोलेंगे कि हमको जगह कम पड़ रही है ना, इस तरीके से, काइंड ऑफ, है ना। ठीक है, ऊपर ऊपर से मीनिंग समझा रहा हूं तुम्हें, क्योंकि तुम्हें मीनिंग की जरूरत है। अंग्रेजी सिंपल भाषा की लिख रही है। शॉर्ट की डिफेक्ट, ये शॉर्ट की डिफेक्ट तुम लोगों से बहुत रिलेटेबल है गाइस, ठीक है। कैसे रिलेटेबल है? तो मान लो तुम मैकेनिकल ब्रांच में बैठे हो, ये तुम बैठे हो, और ये एक मैकेनिकल ब्रांच में एक बॉय एक गर्ल, ऐसे ही तो होता है मैकेनिकल ब्रांच में, राइट, है ना। एक बंदा एक बंदी, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बराबर होते हैं, राइट। हाँ, ठीक है, चलो। सो नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स, इस तरीके से बढ़िया से तुम लोग बैठे हुए थे, ठीक है ना। फिर क्या हुआ? अगर एक बंदा बाहर जा रहा है तो वो अकेला नहीं जाएगा, वो साथ में किसी ना किसी लड़की को लेके बाहर जाएगा, तो ऐसा कपल बाहर जाएगा, ठीक है। यही होता है शॉर्ट की डिफेक्ट। बस कपल शब्द लिख के मत आना वहां पे। बेसिकली ये क्या होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जिन्हें मैकेनिकल इंजीनियर की भाषा में आयंस कहा जाता है। पॉजिटिव वाले भैया को कैटायन कहा जाता है, नेगेटिव वाले भैया को एनायन कहा जाता है। तो ग्रुप होते हैं तुम्हारे कैटायंस एंड एनायंस के, ठीक है। ये किन में होते हैं? ये उनमें होते हैं जिनको हम आयोनिक क्रिस्टल्स बुलाते हैं, उनमें आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो पॉजिटिव अकेला बाहर नहीं जाता, नेगेटिव को लेके बाहर जाता है। इस टाइप के लेटाइसिस में जो डिफेक्ट होते हैं वो पेयर्स में होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ गायब हो गए। इसे हम शॉर्ट की डिफेक्ट बुलाते हैं। अंग्रेजी तुम्हारे सामने है, देख लेना। और हाँ, अगर किसी को पता करना है कि भाई सर ये जो पीडीएफ आप ये दिखा रहे हो, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करो, डाउनलोड करो। वहाँ पे ईएमएम का कोर्स है, ढूंढ लेना, कोर्स मिल जाएगा तुम्हें आसानी से, वहाँ ये पीडीएफ भी मिल जाएगी तुमको, ठीक है ना। ओके ना, 25-30 रुपए का प्राइस रखा हुआ है, बड़ी सस्ता सा प्राइस है, उठा सकते हो। शॉर्ट की डिफेक्ट के बाद नेक्स्ट डिफेक्ट कौन सा आता है तुम्हारा? फ्रिंकल डिफेक्ट। फ्रिंकल डिफेक्ट शॉर्ट की डिफेक्ट की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। कैसे अलग होता है? कि सर, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, यहाँ पर भी बॉयज गर्ल्स ही हैं, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो थोड़ी सी ज्यादा स्मार्ट है ना। तो ये गर्ल्स का दिमाग है, ये बॉयज का दिमाग है। बॉयज का दिमाग छोटा है, गर्ल्स का दिमाग बड़ा है, बॉयज का दिमाग छोटा है, गर्ल्स का दिमाग बड़ा है, बट नंबर्स में बराबर, ठीक है ना। तो होगा क्या? अब इस केस में बॉयज जो हैं वो अपनी जगह से बाहर नहीं जाते हैं, वो बस उठ के दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो दो चीजें याद रखनी है, क्या? कि साइज का डिफरेंस है, ठीक है, और दूसरा कि भाई बाहर नहीं जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा दूसरी जगह पे, है ना। तो शिफ्ट होने का मतलब क्या होता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड वैकेंसी डिफेक्ट, मतलब एक जगह से गायब हुआ तो वैकेंसी क्रिएट हुई, और जाके यहाँ पर एज एन इम्प्यूरिटी चला गया तो इंटरस्टिशियल। तो दोनों डिफेक्ट जब एक साथ होते हैं कैटायंस एनायंस में, तो उसको फ्रिंकल डिफेक्ट बुलाते हैं, ठीक है ना। चलो, सुन लिया है, समझ तो गए होंगे, अंग्रेजी दिख रही है, पढ़ लेना, काम हो जाएगा। अब आ जाते हैं तुम्हारे लाइन डिफेक्ट। याद करो, थोड़ी देर पहले सिखाया था मैंने तुमको कि अगर सिर्फ एक बंदा तुम लोगों के मैकेनिकल वाले ग्रुप में घुसा, एक ही बंदा घुस रहा है तो पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। लेकिन तीन बंदे एक साथ घुस गए, तो वो तीन बंदे क्या करेंगे? वो अपनी खुद की एक लाइन बना लेंगे यहाँ पे घुस के। ऐसा ही होता है। जैसे यहाँ तुम लेफ्ट साइड में देखोगे ना, तो ये देखो, यहाँ पर देखो, ये एक दो तीन, 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 बढ़िया लगी हुई थी लाइन। ये सीएस वाले तीन बंदे आके घुस गए यहाँ पे, जिस वजह से क्या हो गया, इधर से लाइन ब्रेक हो गई। अब यहाँ से इन्होंने अपनी खुद की लाइन डिफेक्ट ऐड कर दी है, मतलब एक क्रिस्टल नहीं घुस रहा है, तीन क्रिस्टल घुस जा रहे हैं। तो तीन क्रिस्टल इन द फॉर्म ऑफ लाइन बना के एक एक्स्ट्रा रो बना दे रहे हैं। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बुलाते हैं? एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। थोड़ी अंग्रेजी लिखी है, पढ़ लेना यहाँ पे। अब अगर ये लोग इस तरीके से सामने घुस रहे हैं तो एक प्लेन में घुस रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये मोटे तगड़े रहेंगे तो ये
सामने वालों को भी धक्का देंगे, साइड वालों को भी धक्का देंगे, मतलब सामने वाले का प्लेन भी डिस्टर्ब होगा, साइड वाले का प्लेन भी डिस्टर्ब होगा। तो जब एक से ज्यादा प्लेन डिस्टर्ब होते हैं ना, व्हेन एटम्स आर प्लेस्ड इन टू सेपरेट प्लेन्स, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, मतलब क्या कि यहां से भी ग्रुप आ गया और यहां से भी ग्रुप आ गया परपेंडिकुलरली, ठीक है, परपेंडिकुलर यहां दिखा देता हूं कि सामने से भी ग्रुप आ गया, एक घुस गया, और यहां से भी एक ग्रुप घुस गया। तो क्या होगा कि सामने से भी गैप आ गया और इस डायरेक्शन में भी गैप आ गया। तो दो प्लेन्स के अलोंग जब गैप आ जाता है, ठीक है, तो उस टाइप के डिफेक्ट को स्क्रू डिसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। सो एक दूसरे से क्रिस्टल शेयर करने लगते हैं। थोड़ी अंग्रेजी पढ़ लेना, मीनिंग तो मैं समझा दिया है, डायग्राम्स इसी तरीके से बना के आना है तुमको, ठीक है ना। फिर क्या आ जाता है तुम्हारा, हाँ, सरफेस डिफेक्ट, ठीक है। सरफेस डिफेक्ट वही होता है जैसे मैंने थोड़े थोड़े थोड़ी देर पहले समझाया था कि भाई तुम सारे मैकेनिकल वाले बढ़िया तरीके से खड़े थे, ठीक है ना। तो तुम अपने मैकेनिकल वाले एक अच्छे पैटर्न में खड़े हो, ये वाले मैकेनिकल वाले भी अच्छे पैटर्न में पड़े हैं, बट एक कुछ होशियार लोगों की वजह से क्या हुआ, बाउंड्री की तरफ जो है वो थोड़ा सा आड़े टेढ़े, मतलब कुछ लोग आड़े टेढ़े खड़े हो गए कहीं पे, तो क्या हो गया, एक बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है वहां पे, है ना। तो जिस वजह से आता है, जैसा सिखाया था थोड़ी देर पहले, वही चीज है। दो टाइप के बाउंड्री डिफेक्ट होते हैं, एक ग्रीन बाउंड्री, ग्रीन बाउंड्री में क्या होता है, कोई सिस्टमैटिक चीज नहीं होती है ना, मतलब जैसे तुम बहुत अच्छे खड़े थे, है ना, जस्ट बता देता हूँ फिर से, और फिर कुछ लोग आए जो आड़े टेढ़े खड़े हो गए, ठीक है ना। अब उनको ठीक करने के लिए फिर वापस से कुछ लोग आए, लेकिन ये फिर थोड़े आड़े टेढ़े क्रिएट हो गए। तो अब क्या हो गया, एक तरीके से यहाँ पे क्या हो गई ना, बाउंड्री क्रिएट हो गई है, ठीक है, कि यार ये लोग थोड़े अलग तरीके से थे, ये लोग थोड़े अलग तरीके से हैं, तो सिस्टमैटिक नहीं रहा, थोड़ी बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है, तो बाउंड्री। ट्विन बाउंड्री में क्या होता है, सिस्टमैटिक डिफेक्ट होता है। कैसे सिस्टमैटिक डिफेक्ट होता है कि ये लोग खड़े थे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोग आ गए, ठीक है ना, है ना। तो ये लोग आ गए, लेकिन इनकी वजह से चीजें डिस्टर्ब नहीं हुई, जो बाकी लोग थे मैकेनिकल वाले, उन लोगों ने चीजों को मेंटेन कर लिया, ठीक है। तो मेंटेन कैसे किया कि जैसा सिस्टम इसके लेफ्ट साइड में था वैसे ही सिस्टम इसके राइट साइड में मेंटेन्ड है, ठीक है। तो सिस्टम मेंटेन होने की वजह से उन्होंने ठीक कर ली चीजों को, तो ट्विन बाउंड्री इफेक्ट, ठीक है ना, वन साइड जैसा होता है वैसा ही रिफ्लेक्शन दूसरे साइड में होता है, जैसे इसके लेफ्ट में वैसे उसके राइट में। लेकिन अगर ऐसा रिफ्लेक्शन नहीं बन रहा है, आड़े टेढ़े मैकेनिज्म कॉज हो रहे हैं, ठीक है ना, तो उस टाइप को ग्रीन बाउंड्री बोलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन। फिर क्या है तुम्हारा, वॉल्यूम डिफेक्ट। भाई वॉल्यूम डिफेक्ट में ज्यादा कुछ मैंने बताया नहीं है, अभी तक पूछा भी नहीं गया एक बार भी। हाँ, ये वॉइड के बारे में थोड़ी चीज पूछी गई थी, तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा सी एस का एक ग्रुप था, वहां सारे के सारे सी एस के लोग खड़े हुए थे, बहुत सारे सी एस के लोग खड़े हुए थे, ठीक है। और फिर क्या किया, कुछ मैकेनिकल वाले बॉयज आए, चार बॉयज घुसे, इन चारों को निकाल के बाहर फेंका और वहां पे जाके वो चारों खड़े हो गए, ठीक है ना। तो इस टाइप के डिफेक्ट को वॉल्यूम डिफेक्ट कहते हैं। या फिर उनको धक्का देके बाहर ही कर दिया, बाहर कर दिया, तो ऐसे एक बड़ा सा गैप वॉइड क्रिएट हो जाता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, वॉइड डिफेक्ट बुलाते हैं। अब ये समझने के लिए काफी था, अंग्रेजी लेकिन थोड़ी अलग लिखनी है। अंग्रेजी ये लिखनी है कि भाई जब हम कास्टिंग वास्टिंग करते हैं ना, कास्ट करके कुछ बनाते हैं, सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे क्या होता है कि ये जो गैप होते हैं, इन गैप में गैसेस भर जाती हैं, तो गैसेस के भरने की वजह से एटम्स को भरने की जगह नहीं मिलती है, ठीक है। तो इस वजह से जो गैप क्रिएट होता है उसको हम वॉइड बुलाते हैं, ओके, है ना। सो मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो जाती है ऑब्वियसली, अगर कहीं गैसेस भर गई है किसी मेटल। अब ये पेन अगर मेटल का बना है, यहाँ पे कोने में कहीं गैसेस भरी है, तो वहां स्ट्रेंथ कम होगी, जोर से मारूंगा तो टूट जाएगा, काइंड ऑफ, ठीक है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा और डिटेलिंग करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये मैंने पार्ट 1 बनाया था, फटाक से तो मैं दिखा देता हूँ कि जो पार्ट 2 है तुम्हारा, ओके, वो इसके जस्ट बाद बना के डाल दूंगा। आई होप तुम्हें ऊपर ऊपर से समझ में आ गई होगी चीज़ें, अंग्रेजी तुम्हें बता दी है मैंने, जो भी तुम्हें करनी है लिखनी है, ठीक है। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जो जो रहता है सब कर देना, मुझे उतना पता नहीं है, मैं सिर्फ बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी इस पार्ट में हमने ये वाला डिस्कशन कंप्लीट किया है, एक और पार्ट बना के डाल रहा हूँ, उसमें ये डिस्कशन कंप्लीट रहेगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें सब चीज़ जो है वो ऐसे पढ़ने पढ़ने वाली है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो बड़े आसान तरीके से तुम सीख जाओगे, ठीक है। सो वेट करो, फटाक से बना के ये वाला पार्ट डालता हूँ, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।